आइए बच्चों, अब देखते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 2.11 कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। आपने ऐसी चीज़ देखी होगी, ये आपने शायद किसी फैन में या फिर किसी मोटर में लगा हुआ ऐसा देखा होगा। इसको कहते हैं कैपेसिटर। इसके अलावा ऐसे कंपोनेंट्स भी आपने देखे होंगे, लेकिन ये कंपोनेंट्स आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखे होंगे, किसी कंप्यूटर की सर्किट में या फिर किसी टीवी की, रेडियो की, ऐसी किसी सर्किट में आपने इस तरह के कंपोनेंट देखे होंगे। ये भी कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, कैसे बनता है और इसके इक्वेशंस क्या है वगैरह आज हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले कैपेसिटर की एक बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। Capacitor. A capacitor is a system of two conductors separated by an insulator. आप कोई भी दो कंडक्टर ले लो, किसी भी शेप और किसी भी साइज के दो कंडक्टर ले लो और उन दोनों के एक दूसरे से आइसोलेटेड रखो। दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट या इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में ये जो सिस्टम बनती है इसको कैपेसिटर कहते हैं। Why it is known as capacitor? Because it is having a capacity to store charge. Yes, to store charge. Means आप इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर कर सकते हो। That's why it is known as कैपेसिटर। और इस कैपेसिटेंस की जो मैग्नीट्यूड है उसको मेजर किया जाता है कैपेसिटेंस में, उसको कहा जाता है कैपेसिटेंस। चलिए अब कैपेसिटर को समझते हैं। यहां पे ये लिए मैंने दो कंडक्टर्स, ये है दो कंडक्टर्स और इनके ऊपर कुछ चार्ज है। सपोज के इसके ऊपर Q1 चार्ज और इसके ऊपर Q2 चार्ज और इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल होगा। सपोज कि इस पहले कंडक्टर का पोटेंशियल है V1 और दूसरे कंडक्टर का पोटेंशियल है V2। ऑब्वियसली अगर चार्ज है तो सरफेस पे कोई ना कोई पोटेंशियल तो होगा ही। यहाँ पे मैंने बिल्कुल रैंडम शेप लिए कंडक्टर के, बिकॉज जैसे कि मैंने आगे बताया कि कैपेसिटर में आपको दो कंडक्टर लेने हैं, किसी भी शेप और किसी भी साइज के। आमतौर पे कैपेसिटर के दोनों कंडक्टर पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। यानी कि अगर एक के ऊपर प्लस Q है तो दूसरे के ऊपर माइनस Q होता है, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो अभी हम ऐसा समझ लेते हैं कि Q1 जो है वो प्लस Q है और Q2 वो माइनस Q है। तो हो गया दोनों के ऊपर सेम एंड अपोजिट चार्ज। आप यहां पे पूछ सकते हो कि भाई ये चार्ज Q और ये माइनस Q आएगा कैसे? बहुत सिंपल है भाई, आप इन दोनों कंडक्टर को बैटरी के दो टर्मिनल के साथ जोड़ दो। इसको जोड़ो पॉजिटिव के साथ, इसको जोड़ो नेगेटिव के साथ, तो अपने आप इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों कंडक्टर को चार्ज किया जाता है। यहां पे एक खास बात जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा सपोज कि V, तो V यानी कि V1 माइनस V2। अच्छे से याद रखना कि ये V पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये V कैपेसिटर के इक्वेशन में आने वाला है और हर एक जगह पे कैपेसिटर का इक्वेशन यूज होगा, तो तब आपको याद रहना चाहिए कि उसमें V वो पोटेंशियल डिफरेंस है। डेफिनेशन वाइज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
यहां से लेके यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको कहते हैं इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से कह रहा हूं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सेकंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर तक लाने में, यानी कि V2 पोटेंशियल से V1 पोटेंशियल तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा, यहां पे आप समझ सकते हो कि अगर मैं ये चार्ज डबल कर दूं, दोनों पे अमाउंट वाइज चार्ज Q है, अगर मैं ये चार्ज डबल कर दूं तो ऑब्वियसली ये पोटेंशियल दोनों के ऊपर डबल हो जाएगा। अगर मैं दोनों के ऊपर चार्ज डबल कर दूं तो ऑब्वियसली ये दोनों पोटेंशियल डबल हो जाएंगे। अगर ये दोनों डबल हो जाते हैं तो इसका डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। इन शॉर्ट, अगर मैं चार्ज डबल कर देता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो ले लूं तो वो कांस्टेंट रहेगा। लेट मी शो दैट। हियर द रेशियो Q by V is constant and denoted by C. This is constant. जैसे कि हमने बात की आगे कि अगर मैं चार्ज डबल करता हूं तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। और इस रेशियो को हमने नाम दिया है C, और ये C वही कैपेसिटेंस है। C is known as capacitance, capacitance of the capacitor। तो फिर से इस इक्वेशन को समझ लें। कैपेसिटेंस C is equal to Q by V. Here Q is charge on any of the conductor, because हमने बात की कि दोनों के ऊपर चार्ज अमाउंट वाइज सेम रहेगा। तो ये किसी भी एक कंडक्टर का आप चार्ज ले लो, एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। V जो है दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये बन गया कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अच्छा, इसका यूनिट भी समझ लेते हैं। यहां पे इसका यूनिट ऑब्वियसली कूलम पर वोल्ट ही आएगा, बिकॉज चार्ज का यूनिट है कूलम, जिसका भी सिंबल C है, याद रखना। यहाँ पे ये C कैपेसिटेंस के लिए और ये C मैंने लिखा है वो कूलम के लिए, और ये V वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है, और ये जो V है वो वोल्ट के लिए, कूलम पर वोल्ट। लेकिन साइंटिस्ट माइकल फैराडे की याद में इस यूनिट को फैराड कहा जाता है, FARAD। वैसे साइंटिस्ट का नाम था माइकल फैराडे, और यहां पे यूनिट को कहा गया है सिर्फ फैराड। तो कैपेसिटेंस का यूनिट हो गया फैराड। वैसे ज्यादातर माइक्रो फैराड या नैनो फैराड या पाइको फैराड, ये यूनिट्स ज्यादा यूज होते हैं। फैराड बहुत ही बड़ा यूनिट है, इसलिए आमतौर पे कैपेसिटर्स के लिए फैराड यूनिट यूज नहीं होता। अब देखते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, क्या कहोगे आप, बताओ। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है? आंसर है नहीं, क्योंकि अगर आप चार्ज बढ़ाते हो तो साथ में पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, तो रेशियो सेम रहेगा। इसका मतलब कि कैपेसिटेंस सेम रहेगा। तो कैपेसिटेंस
वो चार्ज पे नहीं डिपेंड करता है। भाई एक सीधी सी बात है, एक पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी की कैपेसिटी, उसमें कितना पानी है उसके ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है। सपोज कि टैंक 1000 लीटर की है और पानी आधा भरा हुआ है, यानी कि 500 लीटर भरा हुआ है, तो मैं आपको पूछूं कि इस टैंक की कैपेसिटी कितनी हुई, ऑब्वियसली 1000 ही रहेगी। पूरा पानी निकाल दो तो भी उसकी कैपेसिटी तो 1000 ही रही ना। तो इस तरह से एक कैपेसिटर के ऊपर आप चार्ज लाओ या ना लाओ, उसका कैपेसिटेंस वही रहता है। इसलिए कैपेसिटेंस वो कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर। ये ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया भाई? ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसका शेप, आपने उसमें जो कंडक्टर लिए उसका शेप, फिर कंडक्टर जो लिए उसकी साइज, और कंडक्टर जो लिए उसके बीच में जो सेपरेशन है उसके ऊपर, कंडक्टर के बीच में सेपरेशन के ऊपर। तो कैपेसिटेंस बेसिकली तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो दोनों कंडक्टर आपने जो लिए उसके शेप पे, दूसरा कि कंडक्टर जो लिए उसकी साइज पे, और तीसरा कि उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसके ऊपर। वैसे एक और फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, वो है दोनों कंडक्टर के बीच में हमने जो इंसुलेटर लिया है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं, उस डाइलेक्ट्रिक के नेचर पर। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर of the insulator or you can say dielectric. It also depends on the insulator or say the dielectric, whatever you are kept between the two conductors. अब जैसे कि मैंने अभी जो फिगर दिखाई थी आपको, उसमें दोनों कंडक्टर के बीच में वैक्यूम है, या फिर आप सोचो कि एयर है। तो इसकी जगह पे अगर मैं वहाँ पे कोई लिक्विड ले लूँ, यानी कि मैं अगर दोनों कंडक्टर को किसी लिक्विड में, किसी इंसुलेटिंग लिक्विड में डाल दूँ, जैसे कि ऑयल के अंदर डाल दूँ, तो अभी डाइलेक्ट्रिक कौन बन गया? ऑयल बन गया। पहले कौन था डाइलेक्ट्रिक? एयर। अब कौन हो गया? ऑयल। तो अब एयर की जगह पे ऑयल आ जाने से वही कंडक्टर वही चार्ज होने के बावजूद कैपेसिटेंस बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा, कितना बदलेगा, ये सारी बातें अभी आने वाली हैं। अभी सिर्फ हम याद रखते हैं कि दोनों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है, जो इंसुलेटर है, उसकी टाइप पे, उसके नेचर के ऊपर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस का सिंबल क्या है। हमें ऑफनली कैपेसिटेंस का सिंबल यूज करना पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस का सिंबल ये है। आपको ऐसे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गया एक टर्मिनल और ये हो गया कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल, और ये हो गई दो पैरेलल प्लेट्स। जी हाँ, इसको कहते हैं पैरेलल प्लेट्स। क्यों प्लेट कहते हैं वो अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। ये जो सिंबल मैंने ड्रॉ किया है वो फिक्स्ड कैपेसिटर के हैं। ये फिक्स्ड कैपेसिटर के लिए। एक दूसरी टाइप भी है जिसमें
हम कैपेसिटेंस बदल सकते हैं, कैपेसिटेंस वेरी कर सकते हैं। उसका सिंबल थोड़ा सा अलग है, ऐसे। ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटर। तो पहला जो है वो फिक्स्ड कैपेसिटर, दूसरा जो है वो वेरिएबल कैपेसिटर। आपको वैसे सिंबल से ही पता चल रहा है कि वो वेरिएबल है। यहां पे कैपेसिटेंस के इस इक्वेशन पे से एक बात निकल के आती है कि अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा है, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर ज़्यादा है, तो उसका मतलब कि उसकी Q की वैल्यू V की वैल्यू से रिलेटिवली ज़्यादा है। जितना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उतना ये रेशियो ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि Q की वैल्यू V की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होगी। मीन्स अगर हम ज़्यादा कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर लेते हैं तो उसके ऊपर हम चार्ज Q भी ज़्यादा एक्यूमुलेट कर पाएंगे, यानी कि ऐसे कैपेसिटर में ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं हम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। इस इक्वेशन में जैसे कि हमने कहा कि अगर हम चार्ज Q बढ़ाएं तो पोटेंशियल V भी बढ़ जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर ए गिवन कैपेसिटर कैन वी इंक्रीज द चार्ज एज मच एज व्हाट वी वांट? क्या किसी कैपेसिटर में हम जितना भी चाहे इतना चार्ज स्टोर कर सकते हैं? इक्वेशन देख के तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर हम चार्ज Q को बढ़ा दें तो पोटेंशियल डिफरेंस V भी बढ़ जाता है, तो कैपेसिटेंस तो वही का वही रहा। तो यानी कि किसी एक कैपेसिटर को हम चाहे जितना भी चार्ज कर सकते हैं, मीन्स उसके ऊपर आप चार्ज बढ़ाते जाओ तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, कैपेसिटेंस वही रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। रीज़न क्या है? इसके लिए हमें ये फिगर फिर से ध्यान में लेनी पड़ेगी। जब दो कंडक्टर को आप चार्ज करते हैं तो सबसे पहली बात यह होती है कि दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बिकॉज एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब अगर आप चार्ज बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में इन दोनों कंडक्टर के बीच में जो एयर है उस एयर के पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देता है। यानी कि अगर यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल है, एयर मॉलिक्यूल है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पॉजिटिव कंडक्टर पे आ जाता है, यानी कि एयर मॉलिक्यूल पॉजिटिव आयन बन गया। अब जो पॉजिटिव आयन है वो खींच के इस नेगेटिव चार्ज वाले कंडक्टर के ऊपर पहुंच जाता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो आयोनाइज होना यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और बचेगा पॉजिटिव आयन। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ऑब्वियसली बात है कि इस पॉजिटिव कंडक्टर की ओर अट्रैक्ट होगा, और जो पॉजिटिव आयन निकलेगा वो इस नेगेटिव कंडक्टर की ओर अट्रैक्ट होगा। फाइनली होगा ये कि इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव कंडक्टर पे आ गया, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर का कम हो गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आया है वो इस पॉजिटिव चार्ज को नलिफाई करेगा। इसी तरह से जो पॉजिटिव आयन इस सेकंड कंडक्टर पे गया है, नेगेटिव चार्ज कंडक्टर पे गया है, वो पॉजिटिव आयन इस कंडक्टर के एक नेगेटिव चार्ज को नलिफाई करेगा। तो इस तरह से ये आयोनाइजेशन की प्रोसेस होने की वजह से दोनों कंडक्टर पे चार्ज डिक्रीज होता है। इसको कहते हैं लीकिंग ऑफ चार्ज। चार्ज लीक हो रहा है, लीकिंग ऑफ चार्ज, यानी कि कंडक्टर के ऊपर चार्ज जो आप ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हो वो
नहीं हो पा रहा, वो लीक हो जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं लीकिंग ऑफ चार्ज। इस वजह से चार्ज आप बढ़ा नहीं सकते हो। आप इसके ऊपर चार्ज बढ़ाते जाओ, लेकिन बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करता रहेगा। आयोनाइजेशन की वजह से पॉजिटिव के ऊपर इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव आयन जाते रहेंगे। इस वजह से चार्ज दोनों सरफेस पे नलीफाई होता रहेगा। एक तरफ आप चार्ज बढ़ा रहे हो, लेकिन एक तरफ यहाँ पे ये जो प्रोसेस मैंने समझाया, उस प्रोसेस की वजह से चार्ज दोनों कंडक्टर के ऊपर कम हो रहे होंगे। इस प्रोसेस को डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की वजह से यहाँ पे जो दोनों कंडक्टर के ऊपर चार्ज आप बढ़ाना चाहते हो वो बढ़ नहीं पाता, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक है वही एक कंडक्टर के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देता है। जैसे कि हमने देखा कि इन दोनों कंडक्टर के बीच में जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को ये इलेक्ट्रिक फील्ड आयोनाइज कर देता है। आयोनाइज होने से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव चार्ज वाले कंडक्टर पे जाता है और पॉजिटिव आयन निकल के नेगेटिव चार्ज वाले कंडक्टर पे जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों कंडक्टर के बीच में चार्ज पास हो गया, और चार्ज पास करना डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक में चार्ज पास हो रहा है। इसका मतलब कि डाइलेक्ट्रिक ने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी है, इसलिए इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन किसी भी वैल्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं होता। जब तक एक पर्टिकुलर अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ना हो जाए तब तक ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, क्योंकि तब तक मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल ऐसे ही किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे आयोनाइज नहीं होता। मॉलिक्यूल को आयोनाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। उस वैल्यू को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जब डाइलेक्ट्रिक अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दे, यानी कि कंडक्शन शुरू कर दे, उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दूसरी तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे डाइलेक्ट्रिक में ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मैं यहाँ पे दोनों चीजें लिख रहा हूं। एक हमने समझा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन यानी जब इंसुलेटर आयोनाइज होके एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे। और दूसरा हमने देखा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू कि जब तक डाइलेक्ट्रिक आयोनाइज नहीं होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक में आयोनाइजेशन हो जाता है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। तो फिर से कह रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। कौन सी वैल्यू? वो मैक्सिमम वैल्यू जब तक डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होता है। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसको मैं ES या फिर E मैक्सिमम भी कह सकता हूं, उसकी वैल्यू है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, यानी कि 30 लाख वोल्ट पर मीटर। तो एयर में हम 30 लाख वोल्ट पर मीटर अप्लाई करें तब तक भी ब्रेकडाउन नहीं होगा, आयोनाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग अलग होगी, और इस वजह से कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी सभी कैपेसिटर के लिए अलग अलग होगी।
यहाँ पे एक बात और बता दूं कि कैपेसिटर का यूज़ सिर्फ चार्ज को स्टोर करने के लिए नहीं होता। कैपेसिटर के दूसरे भी फंक्शंस हैं जो कि आगे के लेसन्स में आप देखोगे। अब हम देखते हैं टॉपिक 2.12 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें दो कंडक्टर की जगह पे दो कंडक्टिंग प्लेट होती है और ये दोनों प्लेट एक दूसरे को पैरेलल होती है, इसलिए इसको कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी फिगर देखते हैं पहले। ये रही फिगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। यहाँ पे ये जो है फर्स्ट प्लेट है और ये है सेकंड प्लेट। इसको ठीक से समझना कि ये दोनों प्लेट अभी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है या नोटबुक के परपेंडिकुलर है और एक दूसरे को पैरेलल है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। दोनों प्लेट का एरिया कैपिटल ए है। दोनों का सरफेस एरिया जो है वो कैपिटल ए है। इसमें से ये जो पहली प्लेट है वो आप देख सकते हो कि पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। हम कह सकते हैं कि पहली प्लेट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है, दूसरी प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। इस वजह से पॉजिटिव टू नेगेटिव की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो कि यहाँ पे दिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक और बात, यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, लेकिन वैक्यूम है। दोनों के बीच में सिर्फ वैक्यूम है। दूसरा कि इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस डी है वो बहुत ही कम है। इतना कम है कि हम लिख सकते हैं that here d square is very less than a। तो ऐसे में हम कह सकते हैं that the electric field due to each plate can be written as E is equal to sigma upon 2 epsilon 0। आपको पता है कि ये इक्वेशन जो है E is equal to sigma upon 2 epsilon 0 वो पर्टिकुलरली इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए, इफ यू आर हैविंग a infinite charge plate, then the electric field produced from that will be E is equal to sigma upon 2 epsilon 0, जो कि हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस दी है बहुत कम है। अगर ये बहुत कम है तो दोनों प्लेट एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा पॉजिटिव में से निकल के नेगेटिव में ही जाएगा, यानी कि पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा। तो यही पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने समझा था अगर हमारे पास इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट हो तो ऐसे में भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल निकलता है और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो वही इक्वेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ले, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड between two plates will be E is equal to E1 plus E2, where E1 is electric field produced by the first plate which is having charge density sigma. So I can write here E1 is equal to sigma upon 2 epsilon 0 plus
E2 is electric field produced by the second plate. Now you can see here that the electric field of both first plate and second plate both are in same direction. So they will be just added. That's why here there is a plus sign. Moreover, the electric field equation will be same for the positive plate and for the negative plate. So I am just putting here sigma upon 2 epsilon 0 again. So the electric field equation becomes now sigma upon epsilon 0. So here is the first important equation, that electric field between two plates of capacitor will be sigma upon epsilon 0. अब हम इस इक्वेशन को और भी आगे सॉल्व करेंगे. वी आर हैविंग E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. बट यहाँ पे सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका इक्वेशन होता है Q बाई A. Q इज द चार्ज ऑन द प्लेट एंड A इज द एरिया ऑफ द प्लेट अपॉन एप्सिलॉन 0. यानी कि आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0 A. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा इक्वेशन, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A. फर्दर हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमने V से लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू ED ऑलवेज. V पोटेंशियल डिफरेंस, E इलेक्ट्रिक फील्ड और D दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस. तो यहाँ पे मैं E की वैल्यू डाल दूं तो ऐसे हो जाएगा ये QD अपॉन एप्सिलॉन 0 A. ये हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस V का इक्वेशन. इसको मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूँ इस तरह से. मैं लिखता हूँ इसको Q बाई V करके, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D. और आप जानते हो कि Q बाई V यानी कैपेसिटेंस C, और इक्वेशन हो जाता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D. तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D. ये कैपेसिटेंस फाइंड करने का बहुत ही यूजफुल इक्वेशन है. यहाँ पे याद रहे कि एप्सिलॉन 0 हमने इसलिए लिया क्योंकि हम यहाँ पे मीडियम के तौर पे वैक्यूम ले रहे थे. अगर आप किसी और मीडियम को यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा. A इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स. आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैपेसिटेंस वो ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है. तो जैसे कि हमने आगे बताया था कि कैपेसिटेंस वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज नहीं है. इस इक्वेशन में कहीं चार्ज नहीं है. तो कैपेसिटेंस दरअसल चार्ज से इंडिपेंडेंट. हमने आगे का जो इक्वेशन देखा था C इज इक्वल टू Q बाई V, वहाँ भी आप Q को बढ़ा के कैपेसिटेंस नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि Q बढ़ जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस V भी बढ़ जाता है. तो ऐसे में ये जो कैपेसिटेंस का इक्वेशन है वही सबसे ज़्यादा यूजफुल है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D. अब इसके बेस पे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं. सपोज करो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस होता है D, वो D की वैल्यू है यहाँ पे 1 मिलीमीटर, यानी कि आप कह सकते हो 10⁻³ मीटर. और दोनों प्लेट का जो एरिया है वो एरिया A है, सपोज करो कि 1 मीटर स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ है. और आपको फाइंड करना है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा. तो ऑब्वियसली
हम लिख देते हैं C इजकल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। यहाँ पे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाय एरिया A जो कि है 1 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस D जो कि है 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली ये मिल जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁹ दिस मच फैराडे। आप इसको 8.85 नैनो फैराडे भी लिख सकते हो बिकॉज 1 नैनो फैराडे इजकल टू 10⁻⁹ फैराडे। तो ये हो गया इस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू। आप देख सकते हो कि कैपेसिटेंस बहुत ही कम आ रहा है, 10⁻⁹ के ऑर्डर का आ रहा है जो कि नैनो फैराडे हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर 1 फैराडे का कैपेसिटेंस बनाना है यानी कि कैपेसिटेंस C इज 1 फैराडे और सपोज कि दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो पहले जितना ही है यानी कि 10⁻³ मीटर। तो ऐसे में आपको फाइंड करना है कि प्लेट का एरिया कितना लेना पड़ेगा। तो यहां पे हमने कैपेसिटेंस की जो वैल्यू ली है वो सबसे बड़ी ली है। आप जानते हो कि 1 फैराडे बहुत बड़ा कैपेसिटेंस होता है। मैंने आपको आगे ही बताया था कि 1 फैराडे का कैपेसिटेंस बहुत ही बड़ा होता है। ज़्यादातर आमतौर पे माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, पाइकोफैराड ये सभी यूनिट्स यूज़ होते हैं। तो अब देखते हैं कि 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे 1 फैराडे का कैपेसिटेंस बनाने के लिए हमें प्लेट का एरिया कितना लेना पड़ेगा। इसके लिए हम वही इक्वेशन C इजकल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D का यूज करेंगे। इसमें से मैं A को सब्जेक्ट बना लूँ तो ये हो जाता है CD अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये C यानी कि कैपेसिटेंस 1 फैराडे, D यानी कि डिस्टेंस 10⁻³ एंड एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा नियरली इक्वल टू 10⁸ मीटर स्क्वायर। अगर ये एरिया 10⁸ मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब कि अगर मैं स्क्वायर प्लेट लूं तो एरिया L² लिख सकता हूं और वो हो जाएगा 10⁸ मीटर स्क्वायर। और इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ L की वैल्यू 10⁴ मीटर आएगी। यानी कि आप कह सकते हो कि लेंथ L 10 किलोमीटर आएगी। यानी कि अगर आपको 1 फैराडे का कैपेसिटेंस चाहिए जिसमें आप दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर रखते हो तो भी आपको प्लेट का एरिया 10⁸ मीटर स्क्वायर चाहिए। यानी कि ऐसी स्क्वायर प्लेट लो कि जिसकी साइड की वैल्यू 10 किलोमीटर हो, जिसकी साइड 10 किलोमीटर लंबी हो। ऐसी प्लेट से अगर कैपेसिटर बनाओ तो आपको ये 1 फैराडे मिलेगा। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा यूनिट है ये फैराडे।